आज का लाइव स्पेशली आरडीडी के डिपार्टमेंट के ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं पब्लिक फेस कर रहा है, स्पेशली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स एक आम आदमी सफर कर रहा है, एक आम आदमी को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम्स ये जो आम आदमी सफर करता है, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस आम आदमी को ये पता होना चाहिए कि उसका अधिकार क्या है। जब एक आम आदमी को ये पता चलेगा कि उसका अधिकार क्या है, आरडीडी डिपार्टमेंट जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जब उसको पता चलेगा कि उसके अधिकार क्या है, तो उसके अधिकारों की खलन नहीं होगी, उसके अधिकार कोई नहीं छीनेगा। लेकिन प्राइमरी चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आम आदमी अपने अधिकारों को जाने कि उसके अधिकार क्या है। तो आप जानते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, एक आम आदमी जो गरीब आदमी है और जो गांव का आदमी है, मोस्टली डिपेंडेंस जो उसका है वो नरेगा पे है, या जो अब जी राम जी के नाम से अब मशहूर है। तो आरडीडी डिपार्टमेंट में स्कीम्स, जब से स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है भारत सरकार ने या राज्य सरकार हमारे जम्मू कश्मीर ने लाई है, तब से ही हमने देखा है कि किस तरीके से, किस लेवल पे करप्शन होता है यहाँ पे। सबसे पहले वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम। तो आप देखिए कि आरडीडी डिपार्टमेंट में किस लेवल पे स्कैम्स है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्कैम्स हैं, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है उस पे, उन मुद्दों पे बात करने वाला कोई नहीं है, उन मुद्दों पे कोई बोलने वाला नहीं है। जब नरेगा खत्म होने वाला है, इस टाइम पे यहाँ पे मैं इस टाइम पे अपने लोगों को अवेयर कर रहा हूँ, उन लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो नरेगा में है, ये आपको सिर्फ, अगर आपको एजुकेशन होती तो एजुकेशन की वजह से आपको पता होता कि आपकी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं क्या। बेसिकली हम एजुकेट नहीं है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अनअवेयरनेस है। ना ही डिपार्टमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स करवाता है, ना ही डिपार्टमेंट गरीबों के पास जाके उनको, गरीबों को उनके अधिकार बोलता है, जिसकी वजह से आपके अधिकारों को और मेरे अधिकारों को खलन होती है। तो आप देखिए कि एक आम आदमी के जो अधिकार हैं वो छीने क्यों जाते हैं। इसका सिंपल आंसर ये है, सिंपल जवाब ये है कि जो आम आदमी है उसका अधिकारों का खलन, उसके राइट्स का, उसके जो हक हैं उसका खलन तभी होता है जब उसको पता नहीं होगा, जब उसको अवेयर नहीं होगा उन चीजों का। नरेगा के 100 दिन का रोजगार था, अभी 150 बढ़ा दिया है। कुछ पंचायत में एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पंचायत में इस टाइम पे 150 दिन कर दिया गया है। लेकिन वहीं पे मोस्ट ऑफ द पंचायत में हमने देखा है कि हमेशा जहां 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार ने दिया, जो 2006 में स्कीम कांग्रेस ने लाई थी, इंटरनेशनल कांग्रेस ने लाई थी पूरे भारत सरकार में, कि 100 दिन का रोजगार हर एक बंदे को मिलेगा। लेकिन वहीं पे उस 100 दिन का रोजगार किसी एक गरीब ने पूरे 100 दिन नहीं देखे, विद एक्सेप्शंस। कई कई जगह लोगों ने 100 दिन देखे होंगे, बाकी जगह लोगों ने 100 दिन नहीं देखे। किसी किसी जगह पे 100 दिन लोगों ने देखे, बाकी 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, तो ऐसे ही होता है। इसके अलावा जो आपके ये 100 दिन है, जो आपके ये 100 दिन का रोजगार है, उसमें से जो आपको 100 दिन मिलना था वो आपको 272 रुपए के हिसाब से मिलना था। इसका मतलब 27,200 रुपए आपको हर कार्ड पे मिलना था, 27,200 रुपए। लेकिन लोगों को अनअवेयरनेस की वजह से, लोगों को न पता होने की वजह से आपको 10 दिन दिए गए, 15 दिन दिए गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन दिए गए, और बाकी कोई पता नहीं किसको कितने दिन दिए। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि अगर आपको ये पता होता कि आप राइट टू डिमांड है, कि आपने डिमांड लगाई, आप व्हाट्सएप पे किसी जेआरएस को डिमांड भेज दें, व्हाट्सएप पे किसी वीएलडब्ल्यू को या वीडियो को डिमांड भेज दे, तो आपको ऑटोमेटिक डिमांड लग जाता है, और उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनसेशन दिया जाता है। मतलब आपको उसका कंपनसेशन दिया जाता है विद इन 15 डेज, अगर आपकी डिमांड नहीं लगती है, मतलब कंपलसरी डिमांड लगना है। वही इस टाइम पे कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट बात में करने आया था आपके साथ। 2 डिस्ट्रिक्ट इस टाइम में हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट और करगिल डिस्ट्रिक्ट है, जो यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू कश्मीर में है। 2 डिस्ट्रिक्ट अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए। उन 2 डिस्ट्रिक्ट में फेस का बायोमेट्रिक किया जा रहा है, और उस अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ट्रायल बेस पे चलाया जाता है, और ट्रायल बेस पे एक आम आदमी का रिकॉग्निशन जब फेस का नहीं होता है तो उसका दिन कितना लगेगा उसमें। तो फेस रिकॉग्निशन जो इंट्रोड्यूस किया गया है भारत सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार के 2 डिस्ट्रिक्ट ने, तो हम निवेदन करते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि जनाब, जो आपने ये ट्रायल चलाया है उसको पहले आप ट्रायल के बेस पे चलाइए, आप इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे न चलाइए पहले, जब तक ना आपका ट्रायल बेस ठीक होता है। आपका ट्रायल बेस ठीक नहीं है और आप जो है इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं
डिस्ट्रिक्ट डोडा में, डिस्ट्रिक्ट करगिल में, वहीं पे एक आम आदमी बेचारा, उसका 100 दिन कैसे लगेगा, उसका 150 दिन कैसे लगेगा जब बायोमेट्रिक फेस नहीं होता है। वो बेचारा काम पे जाता है, मजदूरी लगता भी है, मजदूरी करता भी है, मजदूरी करने के बाद उसको पता चलता है क्योंकि उसका बायोमेट्रिक फेस का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसका हाजिरी को एब्सेंट कर दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार और यहाँ के गवर्नर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि जनाब एज सुन एज पॉसिबल आप इसको रेक्टिफाई करिए, आप इसको देखिए कि ये प्रॉब्लम यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक सफर कर रही है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डोडा की लोग और डिस्ट्रिक्ट करगिल के लोग ये प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की वजह से उनके दिन पूरे गारंटी रोजगार नहीं मिल रहा है। और आज तक भी आपने कभी गारंटी रोजगार नहीं दिया और ना ही आपने इनके अधिकार बताए कि इनके अधिकार क्या है, ना ही आपने इनको अवेयर किया कि आपकी ये पॉलिटिकल राइट्स हैं या इसमें नरेगा के जो राइट्स हैं आपके ये हैं। कितने वीडियो आपकी अवेयरनेस करने के लिए जाते हैं, कितने आपके एसीडीज जगह जगह जाके, मैं ये यहाँ की केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल पूछता हूं कि आप कितने एसीडीज को बेचते हैं ग्राउंड पे जाके, या कमिश्नर सेक्रेटरी से भी ये सवाल है, आप कितने अपने एसीडीज को बेच के, ग्राउंड में बेच के लोगों को अवेयर करते हैं कि उनके अधिकार क्या है एमजी नरेगा एक्ट में। आपने तो बड़े बड़े वादे किए कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, आपको स्किल्ड का पैसा मिलेगा, आपको इसके अलावा मटेरियल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आम आदमी को न मटेरियल मिल रहा है, न स्किल का पैसा मिल रहा है। और उसके बाद जब वो आम आदमी, गरीब आदमी जब बोलता है कि उसकी मजदूरी दे दो, आपने वहां पे फेस ऑथेंटिकेशन लाके उसका इस टाइम पे फेस मिल नहीं रहा है। वजह दाढ़ी पहले थी, अब दाढ़ी नहीं है। कोई बुरका वाला था, बुरका हटा के उसने जब फोटो उठाया, या बुरका नहीं था, बुरका लगाया, हिजाब लगा के फोटो उठा रहे, तो फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये सवाल सरकार से पूछे जाते हैं तो सरकार के पास पीएसए वाला मशीनरी है, उसके पास परचून वाला मशीनरी है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आता है कि आकिब शाह तुमसे पूछ क्या रहा है। आकिब शाह तुमसे ये कह रहा है कि जनाब एक गरीब को गरीब का हक दिया जाए। अगर आकिब शाह ये कहता है कि एक गरीब को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने खुद वादे किए हैं, जो केंद्र सरकार के खुद के वादे हैं, खुद की बातें, खुद के एक्ट में बातें हैं, खुद के उस नरेगा एक्ट में 2005 का जो एक्ट है उसमें वादे किए गए कि 100 दिन का रोजगार मिला है। तो लेकिन जब आकिब शाह कहता है तो इनको प्रॉब्लम होती है कि ये क्यों बोल रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अधिकार है कि नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि गरीब क्यों बात कर रहा है। तो आम आदमी को समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं चाहते कि गरीब आदमी बोले, इसलिए शिक्षा से दूर रखा जाता है। अगर एक आम आदमी को शिक्षा होता, एक आम आदमी पढ़ा लिखा होता है, गरीब गांव का पढ़ा लिखा होता, मेरे गांव से पढ़े लिखे लोग होते, उनको पता होता कि हम डिमांड लगाएंगे, फिर वो वीडियो डिमांड लगाए न डिमांड लगाए, वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरा पैसा 15 दिन के बाद शुरू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ना अवेयर किया गया, ना एजुकेट किया गया। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ का कमिश्नर सेक्रेटरी हो, आरडीडी डिपार्टमेंट का, यहाँ के ब्लॉक डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, कितने लोग यहाँ पे अवेयर करने जाते हैं। और जब यही चीजें हम इन सरकार से पूछते हैं, यही चीजें इनके दफ्तरों में जाके पूछते हैं, तो ये पर्चे लगाते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत सारे दलाल हैं, वो दलाली करना नहीं छोड़ते हैं, वो माफिया के साथ बैठे हैं और गरीब का हक छीन रहे हैं, गरीब का खाना छीन रहे हैं। गरीब बेचारा अपने अस्पताल में कैसे इलाज करता है वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप दलाली करते हैं, आप माफिया चलाते हैं। जिस दिन आप किसी अस्पताल में जाके गरीब का दुख देखेंगे, गरीब के पास पैसा नहीं है लेकिन टेस्ट करवाना है उसको एंडोस्कोपी का, गरीब के पास पैसा नहीं है बियोप्सी का टेस्ट करवाना है, गरीब के पास पैसा नहीं है सीटी स्कैन करवाना है, लेकिन सीटी स्कैन का मशीन हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नहीं चल रहा है। और ये सिर्फ यहां प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे हमारे चनाब वैली में प्रॉब्लम है, जगह जगह प्रॉब्लम है। फिर कुछ इलाके के कुत्ते आते हैं और इलाके के कुत्ते बोलते हैं कि यहाँ पे मत आइए, हमें ही भोंकने दीजिए, इस इलाके में हमारा इलाका है तो यहाँ पे सिर्फ हम भोंकेंगे। लेकिन जनाब शेर और कुत्ते में बहुत फर्क होता है। शेर किसी भी जगह जाता है तो वो अपना उसको सल्तनत मानता है, उसको अपनी जगह मानता है। और संविधान अगर आपको अधिकार देता है कि आप कहीं पे भी जाके कहीं पे भी कोई बात करते हैं, और कितने दोगले लोग हैं, कितने हिपोक्रेट लोग हैं, कितने मुनाफिक लोग हैं जो आपके सामने कुछ दिखते भी होंगे कि मुनाफिकत इतनी बड़ी ज्यादा है। देखो आकिब शाह को ना तुमसे कोई टिकट चाहिए, को मैंडेट चाहिए, न टिकट चाहिए, ना उसको एमएलए बनने का शौक है, लेकिन आपकी जो चोरियां हैं, आपकी जो गद्दारियां हैं, आप जो गद्दारी करते हो, आप जो चोरियां करते हो, वो आकिब शाह आपको बोलेगा। क्योंकि आप चोरियां करेंगे तो आपको आकिब शाह बोलेगा, आप गद्दार होंगे तो आकिब शाह बोलेगा गद्दार है। आकिब शाह आपसे डरता नहीं है। जब आप दलाली करेंगे तो दलाली करने वालों को आकिब शाह बोलेगा। तुम चोरियां करोगे, तुम दलालियां करोगे, तुम आरडीडी डिपार्टमेंट में चोरियां करोगे, तुम आरडीडी डिपार्टमेंट में दलालियां करोगे, फिर बोलोगे कि आकिब शाह बोल रहा है कि ये दलाल है।
तो आकिब शाह बोलेगा तो कि तुम दलाल हो कि ना मंजूर लाला। दलाल को दलाल बोलने में प्रॉब्लम क्या है? दलाल को हम दलाल बोलेंगे और हमारा लहजा यही रहेगा। आप देखिए कुछ लोग मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं कि जनाब यहाँ सब चंगासी, वो अस्पताल हमारे हो, हमारा आरडीडी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे डीसी साहब हो, इनके सब साहब सही हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में जब पता चलता है इनको, शायद अभी पता चला होगा कि प्रॉब्लम है सच में, कि जब आकिब शाह ने दिखाई प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसके बाद इन्होंने एनालाइज किया होगा कि अस्पताल में प्रॉब्लम है, उसके बाद इन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आरडीडी में प्रॉब्लम है, ब्लॉक में प्रॉब्लम है। इनको क्या पता, इनको क्या पता कि दुख, एक गरीब का दुख क्या होता है, इनको क्या पता एक गरीब किस किस चीजों से सफर करता है। वो कोई भी हो, किसी को पता नहीं, क्योंकि वो गरीब का दर्द नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो गरीब के पास कभी जाते नहीं है, कभी गरीब के साथ खड़े होने से इनको कतराते हैं, गरीब के साथ खड़ा होने में इनको शर्म आती है, गरीब के साथ खड़ा होने में इनको प्रॉब्लम होती है। ये गरीब को अपना रिश्तेदार नहीं बोलते हैं, गरीब को अपना समझते नहीं है। लेकिन वहीं पे इनका कोई मंत्री होगा, वहीं पे इनका कोई अफसर होगा, उसके साथ उसको तलवे चाटने के लिए सबसे पहले लोग होंगे कि नहीं? तलवे चाटने के लिए ऐसे लोग सबसे पहले तैयार होते हैं कि कब डीसी साहब आए, कब मंत्री साहब आए, कब कोई बड़ा माफिया आए, तो उसकी दलाली करने के लिए शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देखें इस टाइम पे फेस ऑथेंटिकेशन का इतना बड़ा इशू है, जो हम पहले से ही बोलते हैं कि आरडीडी में प्रॉब्लम है, और मुझ पे पर्चे लगे, इस चीज पे प्रॉपर एफआईआर लगे। इन पे इन्होंने कितने एफआईआर जो दलाली करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, इन पे कितने पर्चे लगे हैं? इनके पर्चे भी देखो, इनके बैकग्राउंड भी देखो पर्चों के, इनको देखो। सच बोलना आज के टाइम पे कौन मना करेगा? सच बोलना इस टाइम पे मुश्किल है कि ना मंजूर वाला? सच बोलना इस टाइम पे इतना मुश्किल हो चुका है कि आप बात नहीं कर सकते। सच्चाई की बात करेंगे तो आपको पर्चों के धमकियां दी जाएगी, सच्चाई की बात करेंगे तो आपको अंदर डालने की धमकियां दी जाएंगी, वो सरकार की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो। लेकिन आकिब शाह इनकी धमकियों से नहीं डरता है, क्योंकि आकिब शाह को पता है कि वो गरीब की बात कर रहा है, और गरीब की बात करेगा, तुम अंदर रखोगे तब भी गरीब की बात करेगा, तुम बाहर रखोगे वो तब भी बात करेगा, तुम कहीं पे भी रखोगे मुझे, मैं गरीब की बात करता रहूंगा और करूंगा। क्योंकि मेरे गरीब ने मुझ पे विश्वास किया है कि वो उस गरीब की बात की जाएगी। यहाँ पे अस्पतालों में क्या हालत है कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। एमएलए यहाँ से वोट लेके, गरीबों के वोट लेके, गरीबों का पूरा वो सिस्टम लेके यहाँ से भाग गया। अब क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? 3 एमएलए 2 एमपी हैं, लेकिन हमारे अस्पतालों की कंडीशन क्या है कि ना मंजूर, अभी सीटी स्कैन खराब है इनका, एमआरआई का मशीन नहीं तो है ही नहीं, अभी इंस्टॉल हो रही है। और कितनी प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी अंदर से नहीं होती है, बायोप्सी नहीं होता है, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, वो यहाँ पे नहीं होते हैं। वहीं पे आरडीडी में इतना स्कैम है, आरडीडी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, और वेंडर अपना बिल निकाल देता है, जाली दस्तखत करके वेंडर अपना बिल निकालता है। मैं नौजवानों को कहता हूं, मैं लोगों को कहता हूं, पब्लिक, आम पब्लिक को कहता हूं कि आपके अधिकारों का खलन होता है, आपको मटेरियल नहीं मिलता है तो आप बोलिए, आप बोलिए, आप चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि आपको मटेरियल नहीं दिया गया। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, आपका राइट है, आप मांगे। आपको मटेरियल नहीं दिया जाता, आपको स्किल्ड का पैसा नहीं दिया जाता है, आपकी हाजिरियां नहीं लगती है, आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। आपको कौन अपने अधिकारों का रोकेगा? और ये जेलों की धमकियां देते हैं, ये जेल डालने की धमकियां देते हैं, तो कितने लोगों को अंदर डालेंगे? सब सच को दबाने की कोशिश करते हैं। करप्शन के नाम पे, करप्शन खत्म करने के नाम पे कोई करप्शन खत्म नहीं हो रहा है, करप्शन वहीं का वहीं है। लेकिन गरीब को दबाने के लिए पूरे तंत्र मंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरीके से गरीब को दबाया जाए। लेकिन वहीं पे हम इस टाइम पे खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। हमारी टीम किश्तवाड़ की मजबूती से खड़ी है, न सिर्फ किश्तवाड़ के लिए बल्कि पूरे चनाब वैली के लिए। हमें दिन में पता नहीं चनाब वैली से ही कितने फोन आते हैं, अलग अलग जगहों से। हमें अगर 10 कॉल आती है, 10 में से हमारे पास 3-4 कॉल्स अलग अलग किश्तवाड़ से बाहर की कॉल्स होती हैं। वो रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, भदरवा हो, और बड़ी जगहों से कॉल आती है कि जनाब ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कत है, ये चीजें प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत जनरली मेरे साथ मंजूर लाला ये भी थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ चीज। मंजूर लाला यहाँ पे रिसेंटली हमारी टीम में जुड़े हैं। क्या सर जनरली गरीब को दबाया जाता है, गरीब को। मंजूर लाला हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी टीम में है इस टाइम पे। आपने कई दिनों से हमारे साथ देखा होगा इनको। मंजूर लाला 2 मिनट के लिए आपके साथ जुड़ेंगे और कुछ बताएंगे खास चीजें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आए दिन जैसा कि आप देखते हैं कि
मैं परसों हॉस्पिटल गया था, वहाँ लाइन लगी थी, अंदर भी रश बहुत था। मैंने सोचा शायद डॉक्टर्स अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अंदर का भी राउंड लगाया। अंदर डॉक्टर्स बैठे थे, एक डॉक्टर मिस था, लेकिन रश बहुत था अंदर भी और बाहर भी। तो बाहर मैंने देखा कि औरतें और मर्दों का एक ही जमघटा लगा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, भाई थोड़ा डिसिप्लिन से एक लाइन जेंट्स की लगाओ, दूसरी लाइन जो है वो लेडीज की लगाओ, ये धक्का मुक्की खत्म हो जाएगी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ आपका बंदा है कोई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बंदा नहीं है। फिर मैं अंदर गया उनसे अपील करने के लिए, तो उन्होंने फिर उधर से एक दो बंदे भेजे, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक औरत वहां खड़ी थी, उसने फरियाद की। उसने कहा, मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पर खड़ी हूँ। तो पहले मुझे टोकन के लिए मोबाइल मांगा गया, फिर मैंने मोबाइल जब लाया तो फिर मेरा टोकन मिला। टोकन मिलने के बाद जब मैं टिकट कटाने के लिए गई तो वहां पर उन्होंने बोला कि आपका टोकन नंबर गलत है। दोबारा मुझे वापस जाना पड़ा। फिर जब दोबारा वहां से आई तो वहां पर पहुंची तो उसने कहा कि अब आपका और कुछ है। फिर वो दोबारा वापस चले गई। जब तीसरी बार वो लाइन में खड़ी हुई तो तब तक 12 बज गए थे। तो उसने कहा, भैया मैं अब खाना कब बनाऊंगी घर जाकर के। तो मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं बहन, आप घबराओ मत, मैं आपके लिए टिकट करवा देता हूँ, आप टेंशन ना लें। फिर मैं दोबारा उनके लिए खड़ा हो गया वहां पर। तो मैंने टिकट ले ली उनकी, उनको टिकट दे दी, लेकिन वो बेचारी एक टांग से बिल्कुल माजूर थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी वो। जब उनको टिकट मिली तो उसने, मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितनी आजिजी से उन्होंने मेरा शुक्रिया किया। अगर यही काम डॉक्टर्स करते तो उस शुक्रिया के हकदार वही होते, और जो वहां पर मैनेजमेंट इंतजामिया रखी हुई है उन्होंने, तो वो भी इस शुक्रिया के हकदार होते। रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो आप देख ही रहे हैं। परसों हमने डिमांड की थी सड़क की, शालीमार से लेकर के ये हस्ती से लेकर के यहाँ बस स्टैंड तक। मैंने ड्राइवर से पूछा था, उस्ताद जी आपको दिक्कत कहाँ आती है? तो उन्होंने कहा, हम जम्मू से किश्तवाड़ तक जब आते हैं तो हस्ती से इधर जितना थकते हैं हम वहाँ इतना वहाँ हस्ती तक नहीं। तो उस पर ऊपर से जवाब आया कि हम जम्मू कश्मीर पर लोन उठाएंगे। तो बताओ, ये भी कोई बात हुई? फिर वही पारा साहब जो हैं उन्होंने उस पर डिबेट की थी। उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर पर लोन लेकर क्यों सड़कें बनाएंगे, हमारे पास जबकि इतना पैसा अवेलेबल पड़ा है। अच्छा, हमारे प्रोजेक्टों का पैसा वो कहाँ जाता है? एक तो नहीं है, काफी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जिनकी आमदन दिन की कई गुना होती है। तो अच्छा, दूसरी बात, एनएचपीसी की गाड़ियां भी चलती रहती हैं सड़कों पर, इतने ये जो महकमे हैं इन सब की गाड़ियां चलती रहती हैं, तो ये खड्डे भरने में सबको दिक्कत आती है। जब कोई बोले तो उसके लिए फिर नहीं जी आपने क्यों बोला, अब आप क्यों आए मार्केट में, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। जो बोलेगा उसके लिए एचडीएफसी के पास जो वो खड्डा था, वो आगिब साहब ने 5-6 बार उसका लाइव किया, बंद किया जी। उसके बाद मतलब तभी हुआ, वो काफी दिनों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिसमें कई बार कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े मतलब वहां गिर गए। मैं कहता हूँ अगर 5-6 फुट का लड़का गिर जाता तो वो तो डेड बॉडी निकलनी थी उसकी, जिंदा नहीं निकलना था उसमें। चलो काम तो हुआ, लेकिन आधा अधूरा हुआ, वो भी उसको ऊपर से अभी खुला रखा गया है। फिर वही खतरा है उसमें, वहां जो खड्डे हैं वो भी वैसे ही पड़े हैं। खुदारा सवाल है, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज आती है तो इस सड़क का थोड़ा सा गुजारा करें, ताकि हमारे ड्राइवर जो उस्ताद हैं वो गाड़ियों की किस्तें भरेंगे कि वो गाड़ियों के जो पट्टे टूटेंगे उनके, उन्होंने कहा था कि एक पट्टा 2000 का पड़ता है, तो 2 अगर टूट गए तो 4000 उनके लिए सोचा जाए। वो टैक्स भी भरते हैं, जिसे परमिट भी भरते हैं, फिर वो इंश्योरेंस भी भरते हैं, फिर ड्राइवर की तनख्वाह, फिर कंडक्टर की तनख्वाह, फिर रास्ते में ट्रैफिक वालों का खर्चा, पुलिस वालों का खर्चा। ये ड्राइवर बेचारा किस किस का घर पालेगा? एक तो पढ़ लिख कर वो बेचारा, नौकरी तो उसको मिली नहीं, फिर वो कारोबार करने के गर्ज से जब वो ड्राइवरी करता है, सड़क पर आता है गाड़ी चलाने के लिए, तो उसको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। आज से पहले कई
ये 1994-95 की बात करूं तो मैं तब कंडक्टरी करता था। जम्मू से जब आता था तो मैं 9 किलोमीटर पर तहसीलदार साहब मिलते थे, वो ऐसे कहते थे, उस्ताद जी कहीं बिठाओ। छत पर ऐसी सवारी होती थी, तब ओवरलोड तो देखा नहीं किसी को। बड़े बड़े अफसर जब सड़कों पर होते थे, नहीं जी उस्ताद जी हमें भी उठाओ। आज वही उस्ताद सड़क पर बेइज्जत होता है जब वो किसी मजबूर को उठाता है। एक दफा मैंने हस्ती से एक पेशेंट को उठाया, उनकी डिलीवरी होने वाली थी, मेरी सीटें पीछे से बराबर था, मैं रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक मैं बराबर था। जब वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा, नहीं जी आपने इनको ये 5 सवारियां बिठाई हैं, ये कहाँ से बिठाई? मैंने कहा सर इनको मजबूरी है, इनकी डिलीवरी है, इनको 1-2 बंदे साथ हैं, ये अब मजबूरन मैंने इनको उठाया, आपने चालान करना तो कर लो। नहीं जी सीज करेंगे। नेकी करके फिर ड्राइवर को बेचारे को सीज का तोहफा दिया जाता है। कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितने गिले करेंगे। गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि थोड़ा सा हमारी फरियादों पर जो है गौर किया जाए, उन पर अमल किया जाए, गरीब को राहत दी जाए और सहूलतें मिलें। बस आगे आगे साहब खुद ये मंजूर मेरे साथ थे। मंजूर कोर टीम के एक पार्टनर है, हिस्सा है हमारी टीम के, और ये हमारे सीनियर भी हैं। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी ज्यादा है, जितना हमारा नहीं है, तो बड़ों से हम सीखते हैं हमेशा। तो इसलिए मंजूर हमारी टीम के एक खास पार्ट हैं, और रिसेंटली इनने हमारी टीम को ज्वाइन किया है और हमारी टीम में इस टाइम पे। तो ऐसे लोग, सीनियर लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ गरीब है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनजस्टिस के साथ लड़ना है। और ये जो नाइंसाफी आज तक की गई है गरीब के साथ, नाइंसाफी की इन दलालों ने, इन माफिया ने, इसको खत्म करना है। इसके साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कुछ कैमरा में आप देख रहे होंगे अभी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो सारे लोग जो हमारे साथ अभी कैमरा में नहीं है, डरते हैं, बहुत सारी वजूहत होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो डरते हैं अभी, लेकिन वक्त आएगा वो सामने खड़े हो जाएंगे। हमारा आज का लाइव था वो स्पेशली इसलिए था कि एमजी नरेगा में जो स्कैम्स होते हैं, एमजी नरेगा में स्कैम्स होते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो आप पे पर्चे लगेंगे, आप बात करेंगे तो आप पे एफआईआर लगेंगे, आप बात करेंगे तो आपको कंप्लेंट्स आपके खिलाफ लिखी जाएंगी, आप बात करेंगे तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाएगा। पीएसए ऐसे यहां पे लगता है जैसे नॉर्मली किसी पे भी लगता है। तो हम समझ नहीं आता, भारत सरकार जहां पे हमें आजादी था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, संविधान का आर्टिकल 19(1) है। आप देखो, संविधान हमें पूरे अधिकार देता है। अंबेडकर जी ने जब इस संविधान को लिखा, उस संविधान में ये चीज डाला गया कि आपका पूरा अधिकार है बोलने का, तो आपको सरकार के खिलाफ डिसेंट होने का पूरा अधिकार है। लेकिन कहां है वो अधिकार? आज बात की जाती है तो पर्चे लगते हैं, आज बात की जाती है तो अंदर डाला जाता है, आज बात की जाती है तो आपको उठा के धमकियां दी जाती हैं। लेकिन आकिब शाह तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता है, वो किसी की भी धमकी हो, वो डिपार्टमेंट धमकी दे, यहाँ बाकी धमकी दे। और मैं आप आम आदमी को, गरीब आदमी को, जहां पे आपका हक है आप हक लीजिए। इन चोरों से आप डरते हैं, इस माफिया से आप डरते हैं, इस दलालों से डरते हैं। आप इन दलालों से डरते हो, जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है। ये गीदड़ लोग हैं। अगर ये शेर होते तो गीदड़ की तरह ये दलाली नहीं करते इन बाकी लोगों की। अगर आप इनसे डरते हैं तो आप इनसे डरना बंद कीजिए, आप अपने अधिकार मांगिए, क्योंकि आपको संविधान अधिकार देता है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो ये देश रिपब्लिक बना था, कि ये लोगों का देश बना था। अब ये लोगों का देश है, किसी के बाप का देश नहीं है, लोगों का देश है। यहां पे सारे लोग बराबर हैं। आर्टिकल 14 हिंदुस्तान भारत संविधान का 14 आर्टिकल कहता है कि यहाँ पे इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी। आपको पूरा अधिकार है कि यहाँ पे सब बराबर हैं। मोदी बराबर है, गरीब आदमी बराबर है, मैनुअल सिक्वेंजर बराबर है, हर एक बंदा बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर एक का अधिकार, बराबरी का अधिकार है। ये सरकार आपके ताबे है, पब्लिक सर्वेंट है, इनको काम करना है आपका। और राइट टू इक्वालिटी जहां पे बोला जाता है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि हर एक बंदा बराबर है। और एक नेशन, एक कौम, भारत कौम, जब तक ए नेशन विदाउट अ विजन इज नथिंग। जब तक ना इस भारत में विजन होगा, और विजन क्या था? जब भारत को हमने आजाद किया, सबने कंधे मिला के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कंधे मिला के, हर एक बंदे ने इस भारत की आजादी की जब लड़ा था, उस टाइम पे लड़ा इसलिए था कि कोई गरीब आज के बाद गरीब न रहे।
कोई गरीब को आज के बाद कोई धक्का ना दे, किसी गरीब को, किसी मैनुअल स्क्वेंजर को, किसी ड्राइवर को, किसी राह चलते इंसान को, किसी ट्रैफिक, ये जो बाहर लोग सड़कों पे होते हैं, इनको कोई धक्का ना मारे, सब बराबर हैं और इसके लिए कोर्ट बिठाए गए कि जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब के लिए कोर्ट इतना मुश्किल हो चुका है कि कोई गरीब का केस नहीं लड़ेगा, इसलिए गरीब बेचारा बोलता नहीं है। जब गरीब पे बोला जाता है कि तुझ पे पर्चा लगाया, तो गरीब वहीं डर जाता है कि मैं वकील कैसे निकालूं, मैं तारीखें कैसे दूं, मैं उस गांव से उठ के कैसे आऊं और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके, डिस्ट्रिक्ट इसमें कोर्ट में जाके मैं कैसे वहां पे तारीखें दूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। मुश्किल से नरेगा वाला मुश्किल से वहां पे 10 दिन मुझे हाजिरी लगा रहा है, मैं उससे अपने बच्चों को पढ़ाऊं, मैं उससे अपने स्वास्थ्य की बात करूं, अपने बच्चों को पढ़ाऊं या कुछ और करूं, वो बेचारा करेगा क्या? एक गरीब आदमी बेचारा इसी चीज में चक्की पीस रहा है कि जनाब करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। लेकिन गरीब को ये पूरा अधिकार है कि वो अभी इस टाइम पे डालसा हो, नालसा हो कि वहां पे फ्री केस लड़ा जाएगा आपका। आप देखो, आपके अधिकार है, आप बात करें उस अधिकार की, और सरकारी वकील आपको मिलेगा, फ्री वकील मिलेगा, आप अधिकारों की बात करें। मैं रिसेंटली एक छोटे मोटे ऑफिस में गया, पोस्ट ऑफिस का एक दफ्तर था, इंडियन पोस्ट का दफ्तर था। वहां पे मैं गया और मुझे कह रहा है कि हम आप पे पर्चा लगाएंगे। शायद वो मुझे नहीं जानता था, ऑब्वियसली नहीं जानता था, इसलिए उसने ये चीज बताया, और ये बहुत रिसेंट बात है, शायद 1 महीना भी नहीं हुआ। उसने कहा कि हम तुम पे पर्चा लगाएंगे। तो मैंने उसको साहब को कहा, मैंने कहा शायद इसको पता नहीं मैं कौन हूं, ये जो कहता है कि आप पे पर्चे लगाएंगे, इसको पता नहीं इस पे ऑलरेडी कितने पर्चे लगे हैं, और ये आपका बंदा आप यहाँ पे काम नहीं करता है, इसकी गलती की वजह से, इसकी इग्नोरेंस की वजह से, इसकी इनएफिशिएंसी की वजह से एक आम आदमी सफर कर रहा है, एक गरीब सफर कर रहा है। तो आप पहले इसको समझाइए। और आकिब शाह को धमकियां दे रहे हैं पर्चे लगाने की, वो धमकियों की पर्चियों से, आकिब शाह इन पर्चों से नहीं डरता, आकिब शाह तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। आपने गरीब को दबा के रखा है इस भारत सरकार में, इस जहां पे आजादी बोलने का था, संविधान आजादी देता था, अपने अधिकारों की बात करने की आजादी देता था, आपने वहीं पे एक आम आदमी को दबा के रखा है। वो बात करेगा तो उसको दबा के रखा है, उसका गला घोंट रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं उसी जगह पे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आकिब शाह आराम से बात करेगा, चुपचाप करके बात करेगा, और आपकी दलाली में एक मिक्सचर बनेगा। लेकिन वो नहीं बनेगा जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है। एक वक्त आएगा, गरीब उठ के बात करेगा अपने अधिकार की, वो गरीब उठ के अपनी बात करेगा, अपने अधिकारों की बात करेगा, जो आपने अधिकार उससे छीने हैं उनकी बात करेगा, उसी खलन की बात करेगा। वक्त आएगा, गरीब का भी वक्त आएगा, आपका इस टाइम वक्त है, इस माफिया का वक्त है, गरीब का वक्त भी आएगा। आप कितने लोगों को जेल में डालोगे, कितने लोगों को आप अंदर करेंगे, एक वक्त आएगा। ये सेक्रीफाइस जो हम कुर्बानी दे रहे हैं, लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, रात दिन की कुर्बानी दे रहे हैं, जगह जगह जाके आपको लोगों के दर्द सुना रहे हैं, जिनको दर्द नहीं होता है, जो अपने कंबल बिस्तर में बैठ के कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि जनाब सब चंगा सी है। लेकिन फिर उनको एक वक्त आएगा, जैसे बहुत सारे लोगों को ये पता चल गया कि सब चंगा सी नहीं है, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जो आकिब शाह बोल रहा है वो सही बोल रहा है, फिर खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देके कहते हैं नहीं, आकिब शाह जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था, लेकिन न पहले नाम लिया मेरा, न बाद में नाम लिया। मैं आपसे लाइव में फिर जुड़ूंगा। हमारी बेसिकली 9:30 बजे मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो आपके साथ फिर लाइव में जुड़ेंगे। तब तक के लिए